चैप्टर शुरू करेंगे 12th क्लास का। सब लोग अपने अपने साथ जो है एनसीईआरटी साथ रखेंगे। पहले मैं जो भी कुछ हम लोग 10th 11th में पढ़ चुके हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करते हुए फिर हम 12th के पार्ट पर आएंगे। 12th के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने इस चैप्टर के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ना है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे विदाउट मीन एंड वेरिएंस। उसमें हम मीन और वेरिएंस की अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपको मालूम है इस साल हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग इसमें लास्ट टॉपिक में लेंगे बेस थ्योरम। इससे हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक लूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लूंगा, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शुरू करने से पहले हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ए कोई इवेंट है तो इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, Na अपॉन Ns। इसमें Na क्या होता है, Na मींस नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट, और S क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। उस इवेंट के अंदर जो टोटल जो भी पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम Ns में लेंगे। और Na क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और आपको मालूम है पहले से ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर एक्सीड्स 1, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से लेस होती है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आप लोग जानते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मींस नॉट ए इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों ने 11th क्लास में इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद आपने पढ़ा था वहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equal to probability of A plus probability of B. P of A union B is probability of A plus probability of B if events are mutually exclusive. अगर events mutually exclusive हैं then probability of A union B is P of A plus B होती है, ठीक है। उस केस में इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 होती है। आप पहले से जानते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A इंटरसेक्शन B इज 0। नेक्स्ट आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देन probability of A intersection B, A dash intersection, A dash means not A, B dash means not B। तो ये हमारे पास होगा P of B minus P of A intersection B। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट, probability of A dash union B dash is probability of A dash union B dash is 1 minus probability of A intersection B। And next is probability of A dash intersection B dash is 1 minus probability of A union B। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जिन रिजल्ट्स को आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में तो आपको मालूम है बहुत ही सिंपल केसेस थे, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी उस पर बेस्ड थे। ये कुछ रिजल्ट्स को हमने 11th क्लास में स्टडी किया। अब जब हम 12th क्लास की बात आती है तो 12th क्लास के अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ये सारे के सारे फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिए, और वैसे तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास पहले से ही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें शुरू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, जहां से हमारी 12th शुरू होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो रिजल्ट है, दो तरीके से इसको लिखते हैं। यहां पर दो इवेंट्स हो रहे हैं एक साथ,
लेकिन वो दो इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, कंडीशंस के साथ हो रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी उसको हम लिखेंगे। अब जैसे यहां पर बी इवेंट तब होगा जब ए हो चुका होगा, तो हम पहले लिखेंगे पी ऑफ ए मल्टीप्लाइंग पी ऑफ बी स्लैश ए। बी स्लैश ए मींस कि हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, बी इवेंट हो रहा है लेकिन कब, जब ए हो चुका है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए इसको ऐसे रखते हैं, बी स्लैश ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं सम्स में। यहां पर ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेम इसी तरह से डिफाइन करते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं इसी कंडीशन को हटा दूं, ये कंडीशन हट जाएगी, भाई बी ए पर डिपेंड नहीं करता। जब बी ए पर डिपेंड नहीं करता तो हमारा केस बन जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, वेयर हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द नॉन हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इनटू P ऑफ A। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर केसेस है। ये हम सेकेंड एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम होगा, बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़िए। अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में हमेशा दो बातें जरूर हो रही होंगी, दो चीजें उसमें जरूर होंगी, दो इवेंट होंगे। आप पहले इवेंट को ए मान लीजिए, जो भी लिखते हैं उसमें, जो भी आप इवेंट दो हैं उनमें से किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, जो भी है दो इवेंट को, एक को ए और एक को बी मानेंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपके क्वेश्चन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी भी जरूर लिखा होगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन में या तो हमें ए स्लैश बी निकालना होगा या बी स्लैश ए निकालना होगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, आपके क्वेश्चन में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी की डिमांड करेंगे उसको हमें न्यूमरेटर में लेना होता है। मान लीजिए मुझे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा उसको ए स्लैश बी। मान लीजिए मुझे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको मैं लिखूंगा बी स्लैश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आप ए मान रहे हो किसको ये बी मान रहे हो, बस ये ध्यान आपको रखना है जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन की ये वाला इवेंट हो चुका है, तो जो इवेंट हो चुका है उसको हम बी लेंगे इस केस में, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम ए लेंगे। इस केस के अंदर ए इवेंट हो चुका है, बी इवेंट की हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, बी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो इसी बैकग्राउंड पर हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब मैं इस पर बेस्ड आपके साथ क्वेश्चन लूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज पर। आप पहले इनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसमें जो क्वेश्चन आपके साथ लेंगे, मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपके साथ ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कुछ और मतलब डाउट्स होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है, सीधी सीधी आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको क्वेश्चन करना है। जैसे आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज 0.6, पी ऑफ ए है आपके पास 0.6 और P ऑफ F आपके पास है, P ऑफ F आपके पास है 0.3 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F है 0.2। और आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, E स्लैश F। आप क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक निकालना चाहते हैं E स्लैश F और एक निकालना चाहते हैं F स्लैश E। इन दोनों चीजों की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, P ऑफ E गिवन है, P ऑफ F गिवन है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F गिवन है, E स्लैश F चाहिए, F स्लैश E चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे E/F निकालना चाहते हैं, E/F का फॉर्मूला लिखिए आप, E/F का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E/F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इसमें लिख लीजिए, इसे वैल्यू एंटर कर देंगे। E/F हमारे पास क्या है 0.2, P ऑफ F हमारे पास क्या है 0.3, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालना चाहता हूं तो उसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो E/F की वैल्यू डालिए, फिर से कितनी है E/F की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास है 0.6, दिस इज 2/6 और 1। तो इसमें मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन थी इस क्वेश्चन में और आपको कुछ नहीं करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आप देखेंगे 1 to 5 तक जितने भी आपके सम्स हैं 1 to 5 तक के सारे सम्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है और आपने क्वेश्चन कर देना है। उसके बाद जब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है, इन सम्स में आपको क्वेश्चंस में कंडीशन दी हुई है, आपने केसेस डेवलप करने हैं और आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो पहले मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लूंगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट करूंगा मैं आपके साथ। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कॉइन इज टॉस 3 टाइम। आपको भी मालूम है कि अगर एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 8। आपको ई जो है डिफाइन नहीं करना, ई क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन है। ई आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेड ऑन द थर्ड टॉस। क्या लिखा हुआ है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में हेड आना है। तो बनाइए केसेस क्या बनेंगे, तीसरे टॉस में आपने हेड लिखना है, तो क्या लिखेंगे टेल हेड, ठीक। और क्या लिखेंगे आप, टेल हेड हो गया, एक हेड एंड हेड हो गया, और हेड टेल हेड हो गया, और टेल हेड हो गया। ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज है। दूसरी बात आपके पास आ रही है इसमें, दूसरा केस जो एफ लिखा हुआ है, एफ क्या है, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ में आपके पास है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो क्या क्या केस बनेंगे, एक तो आपके पास ये है और दूसरा क्या हो जाएगा, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में हेड होना चाहिए, और क्या हो सकता है हेड एंड टेल। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई नहीं हो सकती है, हेडेड हेड और हेडेड टी, ठीक है। ये हमारे पास केसेस आ गए। अब मैं जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ लिखना होगा। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर आप देख रहे हैं एच 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 भी है आपके पास बस, और तो ये कॉमन नहीं है आपके पास, तो आपके पास एच 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 है, एच एच एच। अब आप E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो E की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। F की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं आप 2/8 यानी 1/4। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो 1/8। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि आपको निकालना क्या है, E/F निकालना है। जब E/F हम निकालेंगे, E/F हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F आप देख रहे हैं कितना है आपके पास 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास है 1/4, ये 4 2 जा, अब आपका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, इसका आपका आंसर आ गया 1/2। अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फटाफट आप ये नोट कर लीजिए। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूं। एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए क्वेश्चन को,
और ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर जा रहा हूं मैं, 8 को जरूर एक बार पहले पढ़ लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ये डाइस फ्रॉम थीटा है। ये सबसे अच्छी बात है कि इन क्वेश्चन में अभी तक आपको ई और एफ खुद नहीं डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, ई और एफ ऑलरेडी गिवन है। ए डाई फ्रॉम 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस किया जा रहा है, तो केसेस कितने हो जाएंगे? 6 into 6 into 6 कितना हो जाएंगे? 36 into 6 216। तो 216 केसेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स में बनेंगे। और इसमें ई क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ई क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E is 4 एम्पियर ऑन द थर्ड टॉस, यानी पहले टॉस में कुछ भी आए, आपका थर्ड टॉस में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। तो कैसे आप लिख सकते हो? देखिएगा, 114 124 134 144 154 164, मतलब थर्ड में जरूर 4 आना चाहिए। ऐसे आप लिखते जाएंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। ये मैंने कुछ केसेस दिखा दिए आपको। अब और देखना चाहते हैं, ये भी देख सकते हैं, 614 624 634 644 654 664। और F के लिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है? F क्या है? F में आपके पास लिखा हुआ है 6 and 5 एम्पियर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। 6 और 5 पहले 2 टॉस में आने चाहिए, तो इसका मतलब है 651 हो सकता है, 652 हो सकता है, 653 हो सकता है, 654 हो सकता है, 655 हो सकता है, 656 हो सकता है। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है E स्लैश एफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है E स्लैश एफ, E स्लैश एफ निकालेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले एक चीज रह गई, क्या रह गई? हमें E इंटरसेक्शन एफ भी निकालना है। E इंटरसेक्शन एफ तो देख लीजिए, E इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही आएगा। क्या आएगा इसमें? 654, क्योंकि लास्ट में 4 तो सिर्फ एक ही केस में बन रहा है, 654, ये हमारे पास केस बन गया। ठीक है, तो जब मैं इसको अब लिखूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। E इंटरसेक्शन एफ देखिए कितना हो जाएगा? 1/216, ये कितना हो जाएगा? 6/216। तो ये कैंसिल आउट, आंसर इज 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 1/6। इसको देख लीजिए एक बार और फटाफट इसको नोट करिए। इसमें कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम फर्स्ट लेक्चर में ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे इसके बाद। जिन लोगों ने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास 2 डाई है, ब्लैक डाई है और रेड डाई है, जिनको हम थ्रो कर रहे हैं। पहला केस तो है कि सम जो है 9 से ग्रेटर होना चाहिए, और दूसरे केस में लिखा हुआ है कि ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए। तो मैं 2 इवेंट जैसे यहां पर डिफाइन करूंगा। ई इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, सम इज ग्रेटर देन 9, और एफ हमने लिख दिया, ई में हमारे पास था सम ग्रेटर 9 और एफ में था ब्लैक डाई शो 5, मतलब ब्लैक डाई पर 5 आता है। ये आपके पास है केस। अब हम इसके बारे में देखेंगे। और ई इंटरसेक्शन एफ तो आपको पता चल गया कि सम 9 से ग्रेटर होना चाहिए और ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए। अब अगर मान लो ब्लैक डाई को मैं फर्स्ट डाई मान रहा हूं, पहली वाली डाई को ब्लैक मान रहा हूं और दूसरी वाली को मैं रेड मान रहा हूं, क्योंकि 2 तरह की हमारे पास डाई है, ब्लैक डाई और रेड डाई।
अब पहले ई के लिए क्या क्या केसेस बनेंगे ये तो आपको पता है कि अगर दो डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हैं टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 हो गए। अब मैं ई की बात करूं, सम इज ग्रेटर देन 9, इसका मतलब है सम 10 होना चाहिए, सम 11 होना चाहिए और सम 12 होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 की बात सोचते हैं, तो क्या लिखेंगे आप 4 6, ठीक, 5 5 4 6, ये 10 हो गया। इसके बाद 11 हम कैसे लिखेंगे 5 6 6 5, इसके बाद 12 6 6। सबसे पहले 10 कैसे बनेगा ये लिखा आपने, 10 आपने दिखाया 3 तरीके से है, 11 2 तरीके से है, 12 सिर्फ एक तरीके से है। तो ये मेरे पास टोटल केसेस बन गए। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये पहले टाइप को मैं टाइप मान के चल रहा हूं, तो ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन आपने देखना है, ध्यान रहे इंटरसेक्शन में क्या आना है, इंटरसेक्शन में आना है जिनका टोटल 9 से ग्रेटर है। 9 से ग्रेटर यहां पर देखिए दो ही कॉमन बनेंगे, दो ही कॉमन हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, पर ये देखना है कि ऊपर वो है या नहीं। जैसे हमारे पास है यहां पर हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं जो 9 से जिनका टोटल जो है बड़ा है, और ऊपर देखिएगा क्या क्या है हमारे पास, ऊपर 5 5 5 6 है हमारे पास, तो यहां देखिएगा यहां भी 5 5 है और यहां पर भी 5 6 है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास दो कॉमन आ गए। कॉमन में हमारे पास हमने लिखा एक तो 5 5 कॉमन आया और एक 5 6 कॉमन आया, ठीक है, 5 5 और 5 6 हमारे पास कॉमन है। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से एक बार दोबारा पढ़िए। आपके क्वेश्चन में आपसे किस बात की प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है, फाइंड द एडिशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में निकालेंगे E/F, E/F हो जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E/F is E/F equal to probability of E intersection F upon probability of F, ठीक है, E/F is probability of E intersection F upon probability of F। अब E intersection F में क्या है हमारे पास, दो केसेस है, 2/36, और हमारे पास F में क्या है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 अपॉन क्या होगा 36, ये कैंसिल आउट, 2/6 is 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इन द फर्स्ट पार्ट इज 1/3। अब आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, इस एक्सरसाइज के जो भी सम्स होंगे। एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर दिया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, एक बार 12 को आप लोग भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the additional probability that both are girl, given that first part youngest is a girl and second part at least one is girl? फर्स्ट पार्ट है कि कंडीशन क्या है कि गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, क्या है केस, यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है, जो यंगेस्ट होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है, देखेंगे फटाफट। सबसे पहली बात आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, और यहां पर सैंपल स्पेस में क्या क्या बनेगा, फैमिली के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि बोथ आर बॉय, हो सकता है फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, हो सकता है फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, हो सकता है दोनों गर्ल, ये पॉसिबिलिटी टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी। अब यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं बोथ आर गर्ल, तो मैं इसको ई मान के चल रहा हूं, जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको पहले से ई मान के चल रहा हूं, both are
गर्ड, ठीक है, दोनों के दोनों जो है गर्ड है। ये मेरा ई हो गया। मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, और पहले पार्ट में एफ क्या हो जाएगा? पहले पार्ट में क्या हो जाएगा? यंगेस्ट इज ए गर्ड। यंगेस्ट इज ए गर्ड। जो यंगेस्ट है वो क्या है? गर्ड है। ये मैं मान के चलूंगा, ठीक है, कि यंगेस्ट इज ए गर्ड। अब आप इसमें बना लीजिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बोथ आर गर्ड में क्या क्या आएगा? जी आएगा। यंगेस्ट इज ए गर्ड में क्या आएगा? यंगेस्ट इज ए गर्ड में क्या आएगा? बॉय आएगा। और क्या आएगा? इसको जी लिखिए जैसे मैं ऊपर लिखा हुआ है, बॉय गर्ड और गर्ड, ये दो बातें आएंगी। दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन हो गया। कॉमन क्या है दोनों में? गर्ड गर्ड। निकालना मुझे ई की प्रोबेबिलिटी है, तो ई स्लैश एफ लिखूंगा। ई स्लैश एफ इज ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई स्लैश एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास क्या है? देखिएगा, सिर्फ एक ही केस है, टोटल पॉसिबल आउटकम 4 है, तो ये हो गया 1/4। और एफ में मेरे पास कितने केसेस हैं? 2, 2/4, 4 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2। तो इस तरीके से हम इसमें पहले पार्ट को हमने किया। पहले पार्ट में बस ये चीज अब दूसरे पार्ट में बदल जाएगी। फर्स्ट तो इसे, सेकंड पार्ट अगर आप करते हैं, सेकंड पार्ट में ई है बोथ आर गर्ल्स, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एफ बदल दिया गया है। एफ अब क्या है? एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। अब है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है क्या क्या आएगा? ये चीज आ गया। और इसके अंदर क्या आएगा? एटलीस्ट वन गर्ल, एक गर्ल होनी चाहिए, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, ठीक है, कम से कम एक गर्ल, यानी एक गर्ल भी हो सकती है और दो गर्ल भी हो सकती है। तो चीज दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन एफ के में क्या देखेंगे आप? ए इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा हमारे पास? सिर्फ एक ही केस बनेगा। जी निकालना चाहते हैं आप ई की प्रोबेबिलिटी, तो ई स्लैश एफ में हमारे पास आ जाएगा, पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ एक है, तो 1/4, एफ में 3 है, 3/4, तो योर आंसर इज 1/3। तो इस पार्ट का आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 1/3। तो ये मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा।